आप देख रहे हैं लीगल वोकैबलरी सीरीज़ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन का पार्ट 18। पिछले पार्ट्स में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड्स को सिंपल एंड क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझा था। आज के पार्ट 18 में हम कुछ नए वर्ड्स लीगल के जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो समझेंगे। तो आज के 5 वर्ड्स हैं सर्शरी, चैम्प्ट्री, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, कम्यूटेशन एंड कॉम्पिटेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले वर्ड से, जो कि है सर्शरी। सर्शरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी अवगत करना। ये एक न्यायिक आदेश यानी रिट है जो उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय या प्राधिकरण के आदेश की वैधता की समीक्षा के लिए जारी किया जाता है। यानी जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के गलत ऑर्डर को रद्द करता है तो वो रिट इशू करता है, जिसे सर्शरी कहते हैं। अब इसकी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, ग्राउंड्स फॉर इशुएंस। पहला, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण। दूसरा, वॉयलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन। तीसरा, एरर ऑफ लॉ, कानूनी त्रुटि। एंड लास्ट, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का अतिक्रमण। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न यानी संविधान में प्रावधान, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और 226 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सर्शरी जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। इस पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है टीसी बसप्पा वर्सेस टी नागप्पा 1954, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सर्शरी को अवैध आदेशों को हटाने के लिए जारी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बोर्ड ने किसी स्टूडेंट को सुने ही बिना एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया। स्टूडेंट हाई कोर्ट गया और कहा, मुझे सुना ही नहीं गया, ये नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन है। कोर्ट ने उस फैसले को सर्शरी रिट से कैंसिल कर दिया। यही है सर्शरी, निचली संस्था के गलत आदेश को नल करना। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड, जो कि है चैम्प्ट्री। चैम्प्ट्री एक अवैध समझौता है जिसे एक व्यक्ति किसी अन्य के मुकदमे को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इस शर्त पर की गई अगर मुकदमे में सफलता मिलती है तो वह व्यक्ति मुआवजे या लाभ का हिस्सा प्राप्त करेगा। ये मेंटेनेंस यानी मुकदमेबाजी में सहायता करना एक प्रकार है। यानी कोई थर्ड पर्सन बिना कनेक्शन के किसी और के केस में पैसा लगाए, बस इस उम्मीद में कि अगर केस जीतता है तो प्रॉफिट मिलेगी, तो उसे चैम्प्ट्री कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे पहला, इसमें मुकदमेबाजी में आर्थिक सहायता देने वाले को जीतने का हिस्सा मिलता है। इसे न्यायालयों द्वारा अनुचित और अवैध माना जाता है। ये न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। भारत में चैम्प्ट्री, तो भारतीय विधि में स्थिति। भारत में चैम्प्ट्री के समझौते अवैध नहीं हैं जब तक कि अनुचित धोखाधड़ी या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध ना हो। इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है राम कुमार कुंडू वर्सेस चुंदर कैंटो मुखर्जी 1876, जिसमें ये मामला स्पष्ट किया गया कि चैम्प्ट्री केवल तभी अवैध है जब समझौता अनुचित या धोखाधड़ी पर आधारित हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए, रवि ने सोहन के केस में
पैसा लगाया और बोला अगर केस जीत गया तो मुझे 40% कॉम्पनसेशन चाहिए। अगर ये डील धोखा या इन्फ्लुएंस से नहीं हुई तो वैलिड हो सकती है, लेकिन अगर रवि कोर्ट के प्रोसेस को कंट्रोल करने लगे या केस को गुमराह करे तो कोर्ट इसे इल्लीगल चैम्परी कहेगा। अब हम देखते हैं अपना तीसरा वर्ड जो कि है सर्कमस्टांशियल एविडेंस। सर्कमस्टांशियल एविडेंस वह साक्ष्य है जो प्रत्यक्ष रूप से अपराध को प्रमाणित नहीं करता, लेकिन घटनाएं और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता करता है। इसे अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी कहा जाता है, यानी जब कोई गवाह खुद क्राइम होते नहीं दिखता, लेकिन उसके आसपास की घटनाओं से ये सबूत होता है कि क्राइम वहाँ हुआ था, तो उसे कहते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहला, ये अपराध के सीधे प्रमाण देने के बजाय परिस्थितियों को स्थापित करता है। न्यायालय परिस्थिति के तार्किक या यथोचित निष्कर्ष तक पहुंचता है। सभी परिस्थितियों का तार्किक और निर्बाध जुड़ाव होना चाहिए। साक्ष्य केवल तभी स्वीकार होता है जब ये संदेह पर ना हो, यानी हम बहुत आसान सा समझे तो प्रत्यक्ष प्रमाण का अभाव, सबूत घटनाओं पर आधारित होते हैं, तर्क और लिंक से निष्कर्ष निकाला जाता है, सबूत संदेह से परे होने चाहिए। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पहला, सारी परिस्थितियाँ लॉजिकल जुड़ी होनी चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति ठोस रूप से सिद्ध होनी चाहिए। केवल दोषी ठहराने वाला निष्कर्ष निकलना चाहिए। साक्ष्य निर्दोषता की संभावना को समाप्त कर दे। एंड लास्ट, कोई अन्य वैकल्पिक व्याख्या ना हो। इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझे तो रामू का शव जंगल में मिला, पास में श्याम के जूते के निशान थे, उसके कपड़े पर खून था और मर्डर के समय वो वहीं था। श्याम को मर्डर करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन सारे सर्कमस्टांसेस उससे जोड़ रहे थे। कोर्ट बोलेगा ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस स्ट्रॉन्ग है और दोष सिद्ध होता है। अब हम देखते हैं अपना चौथा वर्ड जो कि है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का तात्पर्य है किसी सज़ा को कम कठोर दंड में बदलना। ये सज़ा में राहत का एक रूप है जहाँ गंभीर दंड को कम गंभीर दंड से बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना, यानी जब किसी कॉन्विक्ट यानी अपराधी की सख्त सज़ा जैसे फांसी को कम कर दिया जाए और उसे उम्र कैद कर दिया जाए तो उसे कम्यूटेशन कहते हैं। अब कम्यूटेशन के कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे पहला, कैदी का अच्छा आचरण, मतलब उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य और उम्र, सामाजिक परिस्थितियाँ, एंड लास्ट, सज़ा की कठोरता को पुण्य मूल्यांकन, मतलब सज़ा बहुत हार्श लगे। अब इंडियन कानून में देखते हैं तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 72 एंड 161 राष्ट्रपति और राज्यपाल को कम्यूटेशन का अधिकार है और आईपीसी की धारा 55 और 433 में सज़ा को परिवर्तित करने के लिए प्रावधान दिया हुआ है। इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो एक आरोपी को फांसी की सज़ा मिली, लेकिन जेल में उसका आचरण बहुत अच्छा था और 10 साल से वो जेल में ही था। उसके परिवार ने गवर्नर से ये याचिका की कि गवर्नर ने उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। यही कम्यूटेशन है, सज़ा को कम करना। अब हम देखते हैं
अपना आखिरी और पांचवा वर्ड कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब है किसी व्यक्ति के किसी कार्य या दायित्व को कानूनन निभाने की योग्यता। ये विशेष रूप से गवाह, पक्षकार या न्यायिक प्रक्रिया में शामिल व्यक्तियों की वैधानिक क्षमता को संदर्भित करता है। यानी जब किसी व्यक्ति को लॉफुली कोई काम करने की इजाज़त हो, जैसे गवाही देना, कॉन्ट्रैक्ट करना, मुकदमा करना, तो उसे लीगली कॉम्पिटेंट माना जाता है। कॉम्पिटेंसी के प्रकार तो पहला है कॉम्पिटेंसी टू विटनेस, यानी गवाही देने के लिए व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम होना। ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 में दिया हुआ है। सेकंड, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने के लिए व्यक्ति का वयस्क, मानसिक रूप से स्वस्थ और कानूनन सक्षम होना। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी टू सू, किसी व्यक्ति या संस्था का अदालत में मुकदमा दायर करने की वैधता। एंड लास्ट, जुडिशियल कॉम्पिटेंसी, न्यायालय की अधिकार क्षेत्र और वैधता से संबंधित। इस पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, मोहिरी पीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903, जिसमें नाबालिग के अनुबंध की क्षमता पर निर्णय हुआ था। एग्जाम्पल के लिए, रवि सिर्फ 16 साल का है और उसने एक बाइक खरीदी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। बाद में जब डीलर को पेमेंट नहीं मिली तो डीलर ने केस किया। कोर्ट ने बोला रवि कॉम्पिटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्योंकि वो नाबालिग था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है। यही कॉम्पिटेंसी की इम्पॉर्टेंस है। तो दोस्तों, आज के पार्ट 18 में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल वर्ड सीखा, जैसे पहला सर्जरी, लोअर कोर्ट के फैसले को रद्द करने का रिट। दूसरा चैम्प्ट्री, फैसले के लिए केस में पैसा लगाना। तीसरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, परोक्ष घटनाओं से जुड़ा सबूत। चौथा कम्यूटेशन, सज़ा में परिवर्तन। एंड लास्ट कॉम्पिटेंसी, कानूनी योग्यता। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें। पार्ट 19 जल्दी आ रहा है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम पार्ट 19 में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।